स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम लेक्चर डेली आपको यूट्यूब के माध्यम से आते हैं आप तक, जिसमें हमने सीपीसी की एक लेक्चर ऑफ सीरीज और एक बीएनएसएस की लेक्चर्स ऑफ सीरीज हम पढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेवेन्यू कोड। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा भी चुका हूँ उसको, थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे। साथ ही साथ फॉरेन कोड, फॉरेन जजमेंट हम इसकी बात कर रहे थे, हम इसको भी बात करेंगे। तो इसी में हम देख लेते हैं। और सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ दी सीपीसी, एक तो हम इसमें फॉरेन जजमेंट की बात करेंगे, फॉरेन कोर्ट की बात करेंगे, और इसमें जो मेन बात करनी है वो हमें बात करनी है कि ये जो आपका फॉरेन जजमेंट है वो कब कंक्लूसिव होगा, वो कब कंक्लूसिव हो जाएगा, हम इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको पढ़ाने से पहले, और मैं यहाँ आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वो लिस्ट थी, उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है। यहाँ मैं बात करूँ तो हमें इसमें जो पढ़ना है, एक तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 पढ़ना। पहली चीज 5 और 6। 5 में क्या है, 5 में अगर मैं बात करूं, 5 में अगर मैं बात करता हूं तो 5 में बताया गया है फॉरेन कोर्ट को, मैं हल्का सा अभी रेवेन्यू कोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में, आप मेरी लास्ट क्लास देखेंगे, लास्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने रेवेन्यू कोड को डिक्टेट किया है अच्छे से और पूरे तरीके से बताया मैंने, अच्छे तरीके। तो आपको रेवेन्यू कोड के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं मेरा पिछला लेक्चर सीपीसी का। आज हम बात करेंगे फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की। और यहाँ जो डिफाइन है वो फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट और ये फॉरेन जजमेंट, ये दो चीजें डिफाइन है यहाँ पर। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, जिसमें कि सेक्शन 2 का सेक्शन 5 में फॉरेन कोर्ट का डिफाइन किया गया, फॉरेन कोर्ट होता क्या है, और सबसेक्शन 6 में जो बताया गया फॉरेन जजमेंट को बताया गया। इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 13, सेक्शन 13 पढ़ना है हमें, सेक्शन 13। इसके अलावा सेक्शन 14, सेक्शन 14 पढ़ना है हमें, 13 और 14, 13 एंड 14 पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें, सेक्शन 44A और सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, जैसा कि मैंने लास्ट में भी बताया था, एक्सप्लेनेशन पढ़ना। अब हम इस पे बात करेंगे, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें मैं एक दो चीज बता भी चुका था, लेकिन फिर से हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं और शुरू से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रेवेन्यू कोड बताना चाह रहा था। रेवेन्यू कोड जब आप सेक्शन 5 पढ़ते हैं, सेक्शन 5 में दो क्लॉज है, क्लॉज 1 एंड 5 का क्लॉज 2, ये दोनों में। क्लॉज 1 में बताया सीपीसी व्हेन एप्लीकेबल इन द मैटर ऑफ रेवेन्यू कोड, और सेक्शन 5 का 2 बताता है रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन। रेवेन्यू कोड क्या होगा, रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन मैं बता ही चुका था। रेवेन्यू कोड वो कोड होती है, रेवेन्यू कोड अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 5 का क्लास 2, रेवेन्यू कोड वो कोड होती है जो कि किसी लैंड के रेंट से रिलेटेड, उसके रेंट के अलावा उसके प्रॉफिट, उसके किसी तरीके के और लाभों, बेनिफिट्स को रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसके मुकदमों को सुनती है रेवेन्यू कोड, उस पर जुडिशन होता है। लेकिन ये लैंड होती कौन सी है, ये कोई एग्रीकल्चरल पर्पजेस से रिलेटेड कोई लैंड है, जिसके कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्पजेस हैं, जिसके लिए यूज की जा रही है वो। ऐसी कोई कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन से का किराया, कोई डिस्प्यूट या कोई और वजह उसकी हो सकती है, कोई और अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई अगर मुकदमा है, इनसे रिलेटेड अगर कोई मुकदमा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको रेवेन्यू कोड कहेंगे। मैंने इसको एक अलग से बिल्कुल बताया था कि रेवेन्यू कोड क्या होती है, किस तरीके से। और जब हम बात करते हैं इसकी क्लॉज 1 की, तो यहाँ बताया गया सीपीसी के मैटर्स पे लागू होती है। तो सीपीसी किसी भी स्पेशल मामले में लागू नहीं होगी, जैसे इन केस ऑफ रेवेन्यू कोड। तो रेवेन्यू कोड के या रेवेन्यू मैटर्स के मामले में सीपीसी लागू नहीं होती डायरेक्टली, जब तक कि वो स्पेशल लॉ, या लोकल लॉ किसी मामले में, कैसे मामले में, प्रोसीजर के मामले में खामोश है, अगर खामोश है, साइलेंट है, तब जाकर सीपीसी वहां पर एप्लीकेबल होगी। लेकिन कैसे होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट गजेट में नोटिफाई करेगी, और उसके कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकती है एज पर दी गजेट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक गजेट में नोटिफाई किया जाएगा, जिस तरीके से उसको फॉलो करना है। बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए फॉरेन कोर्ट की बात करते हैं और फॉरेन जजमेंट की। ये मैं आपको इसलिए इन शॉर्ट बताया है कि आपको याद रहे, ठीक है। मैंने दोबारा रिपीट किया, इसको जाकर देख लेंगे आप। आगे बात करते हैं हम कि इसमें वन बाई वन हम पढ़ते हैं चीजें। तो सबसे पहले हम 2 का क्लॉज 5 पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है फॉरेन जजमेंट क्या होता है। फॉरेन जजमेंट
फॉरेन जजमेंट क्या होता है, या इससे पहले फॉरेन कोर्ट, सॉरी क्या पढ़ना है, फॉरेन कोर्ट पढ़ना है। फॉरेन कोर्ट क्या होता है, क्योंकि फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होती है, कौन सी कोर्ट होती है, जिसको कि दो तीन चीजें हैं। ये कोर्ट कहां पर स्टैब्लिश है, आउटसाइड दी इंडिया, भारत के बाहर सिचुएटेड कोई कोर्ट है ये, भारत के बाहर। इस कोर्ट को स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड नहीं किया गया है, नॉट बाय द अथॉरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ऐसी कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट जो कि भारत के बाहर स्थित है, एक वो कोर्ट जो भारत के बाहर स्थित है, ऐसी कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट और ऐसी कोर्ट के काम काज को जारी रखने का जिम्मा भारत की सरकार के प्राधिकारियों द्वारा ना तो किया गया है और नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, ये कोर्ट है, मिसाल के तौर पर ये इंडिया है, इंडिया, इसके बाहर की कोर्ट बनाई गई है, मिसाल के तौर पर ये श्रीलंका है, श्रीलंका में ये कोर्ट है, ठीक है। इस कोर्ट की एक तो बाउंड्री के बाहर हो गई, आउटसाइड द इंडिया हो गई। इस कोर्ट को क्या नहीं किया गया है, ना तो स्टैब्लिश किया गया है और ना ही इसे कंटिन्यू किया गया है, ना तो स्टैब्लिश किया गया है ना ही कंटिन्यू किया गया है। किसके द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के प्राधिकारियों द्वारा, भारत के प्राधिकारियों के द्वारा, भारत सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा इस तरह की कोर्ट को जो भारत के बाहर स्टैब्लिश की गई है, भारत के बाहर इसको सिचुएट किया गया है, बनाया गया है, ना तो ये स्टैब्लिश है और ना ही इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। किसके द्वारा, भारत की सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा। दोबारा समझिए, एनी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया बट नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ना तो इसके एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना है भारत सरकार के प्राधिकारियों को, ना ही इसके जारी रखने से, इसके कामकाज से कोई मतलब है। ना तो हमने इसे स्थापित किया है, ना ही हम इसको जारी और कामकाज को ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की कोर्ट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन कोर्ट कहते हैं। ये कहां बताया गया है, ये यहां बताया गया है। अब सवाल आता है, अगला क्वेश्चन आता है, ये तो फॉरेन कोर्ट हो गई। 26 में क्या बताया गया है, फॉरेन जजमेंट। ये फॉरेन जजमेंट क्या होता है, देखो फॉरेन जजमेंट 2 बातें कहता है। फॉरेन कोर्ट कहां बताई गई है, 2 क्लॉज 5 में, के द्वारा दिया गया निर्णय या जजमेंट क्या कहलाएगा, फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। क्या कह रहे हैं, ये जो जजमेंट होगा वो कौन सी कोर्ट से पास करेंगे, फॉरेन कोर्ट। अ जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। एक निर्णय जिसको कि विदेशी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, ऐसे निर्णय को हम विदेशी निर्णय कहते हैं। ये इस अधिनियम के, इस कोड के, इस संहिता के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में बताया गया है। दोबारा सुनिए, अ जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। इसको क्या कहेंगे, फॉरेन जजमेंट कहेंगे। इसके अलावा आपसे कोई पूछे फॉरेन कोर्ट क्या होती है, तो फॉरेन कोर्ट मैंने बताया इसके 3 पैरामीटर हैं। एक तो इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, ये सिचुएट होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसे स्टैब्लिश्ड और इससे कंटिन्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से स्टैब्लिश नहीं किया हुआ, नो एस्टैब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट कंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका फॉरेन जजमेंट होता है जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। और फॉरेन जजमेंट कहां बताया गया है, फॉरेन जजमेंट को बताया गया 2.6 में, और फॉरेन कोर्ट को कहां बताया गया है 2.5 में। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रहा फॉरेन जजमेंट और फॉरेन।
मैं इसको एक बार आपको कहाँ दिखा दूं, इसमें एक बार आपको दिखा देता हूँ बेयर एक्ट में, तो आपको पता लग जाएगा कि फॉरेन जजमेंट वगैरह ये होती क्या चीज़ है। मैंने 2.5 और 2.6 बताया आपको एक बार। देखिए 2.5 में, देखिए 5 में, 2.5 में फॉरेन कोर्ट मीन्स a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? ये कोर्ट कहां पे स्टैब्लिश की गई है? ये सिचुएटेड है कोर्ट आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट, ये देखिए नॉट, नॉट, देखिए नॉट established, नॉट established, देखिए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये मेन कीवर्ड है इसका। दूसरा नॉट established और continued by the authority of सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं? ये जो कोर्ट है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, जिसको कि ना तो स्थापित किया गया है और ना ही इसे जारी रखा जा रहा है, किसके द्वारा? अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो रहा आपका क्या, ये रहा आपका, ये आपका फॉरेन कोर्ट रहा। अब अगर इस तरह की कोर्ट, अब अगर इस तरह की कोई कोर्ट है, ये जजमेंट पास करती है, तो इस कोर्ट के जरिए, इस कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पास किया जा रहा है, तो उस जजमेंट को ही हम क्या कहेंगे? फॉरेन जजमेंट कहेंगे। फॉरेन जजमेंट, देखिए फॉरेन जजमेंट 2.6 में बताया गया है, मींस द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, एक ऐसा जजमेंट जिसे किसने पास किया है? फॉरेन कोर्ट के जरिए पास किया, ऐसा जजमेंट जिसे फॉरेन कोर्ट ने पास किया। दैट क्लियर? तो ये जजमेंट का मालूम पड़ा आपको, जजमेंट कौन सा होता है, तो ये 2.6 में। अब हम इस जजमेंट की कंक्लूसिवनेस को पढ़ते हैं कि कंक्लूसिवनेस क्या होगी, और ये फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड कोई एक दो चीजें और पढ़नी है हमें। जैसे कि हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि हमें पढ़ना है इसके बाद में सेक्शन 44 का ए पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 13 पढ़ेंगे, सेक्शन 14 पढ़ेंगे। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा देखिए, जहाँ तक बात आपको समझ आनी चाहिए। तो 13 पे चलते हैं, फिर 14। ये आ गए 13 पे, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं 13 पे, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना 13 में, ये नॉट जो लगा हुआ है, ये थोड़ा सा निगेटिव लैंग्वेज है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है, यार ये तो नॉट कर रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो जजमेंट इसका कंक्लूसिव हो जाएगा, अगर ये चीजें होंगी तो कंक्लूसिव नहीं होगा। पहली बात तो कंक्लूसिवनेस समझ लेंगे हम लोग, ठीक है, कंक्लूसिवनेस होती क्या है। आपने आपने इससे पहले क्या पढ़ी होंगी? आपने प्रिजम्पशन पढ़ी होंगी, बहुत सारी प्रिजम्पशन आपने क्या पढ़े होंगे? प्रिजम्पशंस पढ़े होंगे। तो प्रिजम्पशन कितने तरीके की होती है? 3 तरह की प्रिजम्पशन होती है, 3 तरह की प्रिजम्पशन होती है। तो कौन कौन सी प्रिजम्पशन होती है? ठीक है, कौन कौन सी होती है? 3 तरह की प्रिजम्पशन होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। एक होती है मे प्रिज्यूम, दूसरी होती है शैल प्रिज्यूम, और तीसरी होती है कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 तरह की प्रिजम्पशन आपने पढ़ी होंगी। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये 3 तरह की प्रिजम्पशन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी प्रिजम्पशन है? पहली मे प्रिज्यूम, दूसरी शैल प्रिज्यूम, तीसरी कंक्लूसिव प्रूफ। तीनों में अंतर क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। ये कहां बताया गया है? सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मे प्रिज्यूम, देखो जहां मे लगा होता है वहां डिस्क्रिशन होता है, वहां बाउंड्री नहीं होती, अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या नहीं होती? बाउंड्री नहीं होती है। तो यहाँ मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो मे प्रिज्यूम का मतलब है मे नॉट प्रिज्यूम। यहां पर न्यायालय को यह विवेकीय शक्ति होगी कि वो किसी तथ्य के अस्तित्व को, वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता।
जैसे मसलन मैं किसी केस में एक पार्टी हूं और मैं बतौर एक पार्टी होने, पक्षकार होने के नाते मैंने क्या कहा, किसी फैक्ट के अस्तित्व को लेकर मैंने कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया या मैंने एक गवाही दी, तो कोर्ट क्या कह सकता है, नहीं नहीं हम इस तथ्य को नहीं मानेंगे, या हम इस तथ्य को मान लेंगे। उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को या तो कोर्ट क्या कहेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या डिनाई करेगा, क्योंकि नहीं हम नहीं मानेंगे। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर कोर्ट अगर मान लेता है तो उसके विपरीत दूसरा जो पक्षकार होगा उसको ये मौका दिया जाएगा कि तुम रिवर्ट कर दो उसको, मतलब रिवर्ट का मतलब खंडित कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर ये दो पक्षकार हैं, मैं प्रिज्यूम की बात कर रहा हूं, इन्होंने एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए लगाया, कोर्ट ने इसके अस्तित्व को मानने से मना कर दिया, इनसे कह दिया नहीं हम ये वाला फैक्ट नहीं मानेंगे, तो इसकी तो मजे आ गए, इसके बल्ले बल्ले, ठीक है, बिना कुछ करे कोर्ट नहीं मान रहा, लेकिन मैं प्रिज्यूम में कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट ने इसके अस्तित्व को मानने से मना कर दिया तो आप कोई फर्दर सबूत देकर, कोई एविडेंस देकर क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट को यह साबित कर सकते हैं जो आपका जो प्रदर्शन है वो गलत है। क्या कर सकते हैं, कोर्ट को ये कह सकते हैं जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं वो गलत प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने फैक्ट दिया है सही है। कोर्ट कहेगा यस, अगर आपका एविडेंस सही है और वो उस तथ्य के अस्तित्व को साबित कर देता है तो कोर्ट अपनी प्रिजम्पशन को वापस ले लेगा कि नहीं नहीं ठीक है मान लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, मान लो इन्होंने ये फैक्ट दिया एफ और कोर्ट ने इसे मान लिया, कहा यस ठीक है यही सही है आपका फैक्ट, तो ये वाली पार्टी टेंशन में आ गई। टेंशन मत लो, आपको भी मौका है, आप क्या करो, इसको खंडित कर दो, समझ में आ रही है, यानी कि आपको इनके फैक्ट को गलत साबित कर दो आप, तो ये मौका इनको दिया जाएगा। ये तो होता है मे प्रिज्यूम, कोर्ट का यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, चाहे तो कोर्ट इसको मान ले और ना चाहे तो ना माने, ठीक है, कोर्ट की पूरी डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है। लेकिन डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि आप बिम्स्टिकली और आर्बिट्रेरली मानेंगे, आप वाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ये जुडिशियसली करना है आपको, जुडिशियसली करना है आपको, ठीक है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज है मैं शैल प्रिज्यूम, यहाँ कोर्ट क्या होते हैं, यहाँ कोर्ट बाउंड होते हैं, यहाँ शैल लगा होता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं होता, यानी कि आपको लॉ की प्रिजम्पशन है, लॉ ने आपको बाउंड कर दिया है, यहाँ लॉ की नहीं है, यहाँ फैक्ट की प्रिजम्पशन है, आपका दिमाग खोला छोड़ा गया है, आप अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हैं, अपना दिमाग अप्लाई करिए और तब फैसला करिए इस तरह के फैक्ट को आपको मानना है या उसको मना करना है, ये तो मैं प्रिज्यूम होगा। लेकिन यहां पर आपके दिमाग को रोक दिया गया कि नहीं नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये इस वाली प्रिजम्पशन में एक मौका दिया जाता है रिवर्टेबल का, रिवर्ट करने का, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। कोर्ट शेयर प्रिज्यूम वाली पोजीशन में क्या कहता है कि देखो जी मैं मानूंगा ही, बस मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे आपने रेप के मामले देखे होंगे, रेप के मामलों में क्या होता है, रेप के मामलों में कंसेंट को अगर कोई इशू बनाता है, जैसे कि अब आफ्टर द निर्भया केस उसमें क्या कहा गया, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बना दिया गया, और नेगेटिव प्रिजम्पशन का दी, कोई लड़की सिर्फ ये कह दे कि मेरे साथ रेप हुआ है और मेरी बिना कंसेंट के हुआ है, जो कंसेंट को लेकर कोई ये नहीं कह सकता वहां पर नहीं साहब इनकी कंसेंट थी, कोर्ट क्या कहेगा, मानेगा कि हाँ जी ऐसा ही हुआ, और दूसरी पार्टी को ये मौका होगा कि वो क्या करे, उसको रिवर्ट करे, तोड़ो उसे, खत्म करो उसे। तो इस तरह के मामलों में शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट को मानना ही पड़ता है कि इस फैक्ट का क्या है, अस्तित्व है, फिर दूसरी पार्टी को मौका है कि अगर वो चाहे तो उसे खंडित कर सकता है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ कोर्ट बाउंड है मानने के लिए, लेकिन है दोनों ही रिवर्टेबल प्रिजम्पशन। तीसरी जो प्रिजम्पशन होती है, ये प्रिजम्पशन ऐसी होती है, यहाँ कोर्ट बाउंड भी होता है मानने के लिए, और आपको फर्दर कोई सबूत देकर इस तरह की कंक्लूसिव प्रूफ को आपको रिवर्ट भी नहीं करने देगा, आपको इस तरह के कंक्लूसिव प्रूफ को क्या नहीं करने देगा, रिवर्ट भी नहीं करने देगा। दैट क्लियर, वो ना तो रिवर्ट करने देगा आपको और ना ही वो आपको इसमें फर्दर कोई सबूत लगाने देगा, ये इसमें ये चीज थी। तो यहां पर भी बात किसकी कर रहे हैं, कंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर कभी इस फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस को प्रूव कर दिया जाता है कि प्रूव हो जाए, तो क्या किसी फर्दर पार्टी से क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते ना, हम फर्दर किसी पार्टी से ये नहीं कर सकते कि आप क्या करिए इसमें सबूत देके से खंडित कर दिए, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ है। तो कंक्लूसिव में क्या होता है, कोर्ट मानेगा भी और आपको खंडित भी नहीं करने देगा, एडवर्स पार्टी को, जो विपक्षी पक्षकार है उसको खंडित भी नहीं करने देगा, ठीक है, मत करने दीजिए खंडित। तो देखिए ऐसे पढ़ लेते कब कब कौन कौन सी सिचुएशन होंगी वो देखो। पहली, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under the whom they or any of them claim litigating under the same title होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए दोनों, एक्सेप्ट, ध्यान रहे कोई मुकदमा है, दोनों समान पक्षकार हो और दोनों ही क्या हो, दोनों ही पक्षकार एक सेम क्लेम के लिए क्या कर रहे हो, टाइटल के लिए लड़ रहे हो, ठीक है साहब लड़िए आप, कोई बात नहीं है। यहां पहुंचते तो फिर करना क्या है, कंक्लूसिवनेस कैसी होगी देखो, वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। समझिए ये होगा कैसे, इंडिया में कैसे एप्लीकेबल होगा, इसको थोड़ा अलग से समझते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा।
यहां बात करते हैं, तो यहां बात करते हैं कैसे। अभी मैं फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक मुकदमा था जो इंग्लैंड की कोर्ट में डिसाइड हुआ, ठीक है, इंग्लैंड की कोर्ट में डिसाइड हो गए ऐसे, ठीक है। अब इसी मुकदमे को भारत में आपने फिर से क्या कर दिया, एक सूट फाइल कर दिया, सूट फाइल कर भारत में, भारत में क्या कर दिया आपने, सूट फाइल कर दिया। सेम सेम पार्टीज थी, सेम टाइटल था, सब कुछ। अब सवाल ये है, इसमें दो पक्षकार थे एक्स और वाई, दो पक्षकार थे एक्स और वाई। जब इन्होंने सूट फाइल किया तो इन्होंने क्या कहा, मिस्टर एक्स ने कोर्ट से, देखिए साहब इसका मुकदमा तो पहले ही हमारा डिसाइड हो चुका है। से पूछा कोर्ट ने इससे, एक्स से, ये बताइए जिस कोर्ट ने, इंग्लैंड की जो कोर्ट है लंदन की, उस कोर्ट ने जो डिसाइड किया है आपके मुकदमे को, वो कोर्ट कैसी है, इंडियन कोर्ट है या फॉरेन कोर्ट है। आपने बताया सर ये तो फॉरेन कोर्ट है, ये क्या है, फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट है। एक सेकंड जरा कमेंट्स आ रहे हैं, बता रहे हैं ना। ठीक है ना, तो ये हमने जो बात की, बताया हमने आपको, क्या बताया कि ये जो फॉरेन कोर्ट है, क्योंकि लाइव क्लास में कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया, नाइस क्लास बोल रहे हैं मिस्टर बॉन्ड। तो हमारा जो नया बैच है, बता दूं मैं आपको, 10 फरवरी 2025 से शुरू होगा, जिसमें हम आरजीएस के लिए, हमने पहले ही बताया, उसमें 25 सीट, सॉरी 15 सीट, 15 सीट हमने उसमें रखी है। 15 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा हम एडमिशन नहीं लेंगे, सिर्फ ओनली 15 स्टूडेंट, इसी को हमें पढ़ाना है। इन्हीं को हम फिल्म्स की तैयारी कराएंगे, इन्हीं को मेंस की तैयारी कराएंगे, और फिर जैसा भी ऊपर वाला ईश्वर की अगर कृपा रहती है तो हम इसमें इंटरव्यू जिनको कॉल होगा उनको इंटरव्यू एक्स जजेस, सिटिंग जजेस से हम उनको इंटरव्यू भी तैयार कराएंगे। जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको कॉम्प्रीहेंसिवली जो डिज़ाइन किया है वो एक्स जजेस, और काफ़ी अरसे से, जैसे हम भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं बताऊँ मेरा जो लॉ है वो 2013-14 का लॉ है, मैं तब से कंटिन्यूस तैयारी में हूँ। बस किस्मत भाग की बात है, नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई बात नहीं है, रिग्रेट नहीं है। और क्योंकि हो सकता है भाग में ईश्वर ने जज बनना ना लिखा हो, जज बनाना लिखा हो, या अधिकारी बनाना लिखाया हो, तो जो भी है वॉट एवर। तो हमारा जो बैच है वो हमारा बैच शुरू होगा 10 फरवरी से, न्यू बैच शुरू होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे ऑल्सो कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करते हैं हमारे ऑफिस को। अगर अलीगढ़ के यहाँ तो, बाहर के तो हमें कॉल कर सकते हैं। बहरहाल बात करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो मैं फॉरेन कोर्ट की, जब यहाँ इस कोर्ट में जब मुकदमा आया, इंडिया की कोर्ट थी, तो इस कोर्ट में जब मुकदमा आया तो इस कोर्ट ने इस एक्ट से पूछा, ये बताइए ये जो जजमेंट है आप जिसकी बात कर रहे हैं वो किस कोर्ट ने डिसाइड किया था। इन्होंने कहा साहब इंग्लैंड की कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो मैंने पूछा उनसे, आईमा कोर्ट, मैंने पूछा क्या वो इंग्लैंड की कोर्ट इज अ फॉरेन कोर्ट और नॉट। उन्होंने कहा हाँ हाँ सर फॉरेन कोर्ट है। तो मैं पहले से उसको चेक करूंगा कि वाकई क्या फॉरेन कोर्ट है वो। तो फॉरेन कोर्ट को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डेफिनेशन दी गई है सीपीसी के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 में। क्या बताया गया उसमें कि ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड द इंडिया है, जिसको स्टैब्लिश और कंटिन्यू नहीं किया गया है किसके द्वारा, भारत की सरकार के प्राधिकारियों द्वारा। इज दैट क्लियर? इस तरह के भारत की सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो स्टैब्लिश नहीं किए जाने में क्या होता है, उसमें कोर्ट कौन सी हो जाती है, फॉरेन कोर्ट हो जाती है। तो ये फॉरेन कोर्ट है, और ये फॉरेन कोर्ट जब होगी तो इसका जजमेंट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिसीजन और जजमेंट फॉरेन हो जाएगा ना। यस, ये भी जजमेंट कैसा हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ही कैसी है, फॉरेन कोर्ट है ना। तो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट भी कैसा हो जाता है, फॉरेन जजमेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि मैं इस जजमेंट को जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया, इस सूट में मैं कैसे मानूं, जो इंडिया में दोबारा से आप सूट लेकर आ रहे हैं उसी सेम टाइटल के लिए, तो मैं इस कोर्ट में उस जजमेंट को कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि ये वही कोर्ट है जिसने पास किया है, फॉरेन कोर्ट है, और इसके जजमेंट को मैं कैसे कंक्लूसिवली मान लूं, ये कैसे मान लूं ये सही है। हाँ, उसके लिए एक पैरामीटर दिया गया है, उस पैरामीटर को हमने क्या कहा है, इसी में सेक्शन 13 में, सॉरी सेक्शन 13 में एक पैरामीटर दिया गया है। देखिए ये पैरामीटर लंबा चौड़ा सा दिख रहा है ना आपको, इस सेक्शन 13 में ABCD करके जो दिया गया है, ये ABCDEF, ये 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं। इन 5 पैरामीटर्स के दायरे में रहकर ही कोई जजमेंट कैसा हो सकता है, कंक्लूसिव हो सकता है, अदरवाइज कोई भी जजमेंट कंक्लूसिव। अब कंक्लूसिव अगर होगा तो फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। फायदा ये होगा कि इंडियन कोर्ट उसको कंक्लूसिव मान लेगी और उसके आधार पर डिसीजन दे देगी, और अगर उसको कंक्लूसिव नहीं मानेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना कोई उसकी रेलेवेंसी होगी, उसको खारिज कर देगी, फिर फ्रेश तरीके से नया मुकदमा सुनेगी।
अगर कंक्लूसिव है वो, तो कंक्लूसिव होने की कंडीशन में क्या होगा, वो ये होगा कि आपके उस जजमेंट को कंक्लूसिवली मान लेगी, यानी कि ये मानेगी ये सही डिसाइड हुआ है, और उसके बिहाफ पर आपको क्या कर देगी, आपको डिसीजन डिलीवर कर देगी। और अगर सही नहीं मानेगी तो फिर नई सिरे से मुकदमा होगा, उसका सुना जाएगा। तो देखिए यहां पर बात क्या कर रहे हैं, तो अ फॉरेन कोर्ट या फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयरबाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर द होम दे, या सेम टाइटल की बात कर रहे हैं, एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल। सेम टाइटल होना चाहिए, सेम टाइटल के साथ क्या होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी सेम हो, सेम पार्टी, और क्या होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, इस तरह का मुकदमा कहां पर पेंडिंग है, एक फॉरेन जजमेंट है तो कहां पर होगा, ये फॉरेन कोर्ट में तो होगा, फॉरेन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा, यस फॉरेन कोर्ट में। जब फॉरेन कोर्ट ने इसको डिसाइड किया हुआ तो इसके डिसीजन में ये सब चीजें फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, 1 2 3 4 5 6 इनको फॉलो किया गया था, ये देखना है। तो पहली चीज क्या थी, वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू जुडिक्शन। ये ध्यान रखिए कि जिस फॉरेन कोर्ट ने एफसी ने इसे डिसाइड किया था, क्या वो कॉम्पिटेंट थी, कॉम्पिटेंट थी जुरिसडिक्शन में। अब कॉम्पिटेंसी कैसे देखेंगे जुडिक्शन की, यार ये तो हमें देखना चाहिए ना, कॉम्पिटेंसी कैसे देखेंगे, तो देखते हैं कॉम्पिटेंसी कैसे देखेंगे। देखो कॉम्पिटेंसी बात करें, कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द जुडिक्शन कैसे होगा, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। देखो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट क्या होती है, मैंने बताया कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, या जुडिक्शन से, पावर से, तो जुडिक्शन आल्सो अ पावर, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से मतलब है इसका। तो मैंने बताया जुडिक्शन कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला जुडिक्शन कौन सा होता है, पहला होता है पेक्यूनरी, पेक्यूनरी, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग। इसका मतलब क्या होता है प्लेस ऑफ सुइंग का, प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता है टेरिटोरियल जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल का मतलब जमीनी क्षेत्राधिकार, समझ लेंगे मन में। किसी की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए किसी कोर्ट की ये 3 पैरामीटर दिए गए हैं, 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है, पेक्यूनरी जुडिक्शन। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक वाद था, ये विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु है मुकदमे की। मिसाल के तौर पर ये एक एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने किसी बिजनेस को लेकर, उस बिजनेस की जो वैल्यू थी मान लीजिए 10 लाख रुपए, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए वैल्यू है इसकी, 10 लाख, ठीक है। इसकी इस मुकदमे की वैल्यू 10 लाख रुपए है। जब मुकदमे की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 10 लाख रुपए तक के पेक्यूनरी यानी कि धन संबंधी क्षेत्राधिकार, धन संबंधी क्षेत्राधिकार बोलते हैं इसे पैसों, तो 10 लाख रुपए तक के मुकदमे कौन सुन रहा है कि साहब ये एक्स नाम की कोर्ट सुनेगी, इसको पावर है। पहली चीज हमने पार कर ली। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर का, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर से मतलब क्या है, ये रेवेन्यू मैटर है, ये आपका कोई और आर्बिट्रेशन वाला मैटर तो नहीं है, कोई मैट्रिमोनियल मैटर तो नहीं है, या कोई और फैमिली मैटर तो नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो मुकदमे होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर को देखना है, सब्जेक्ट मैटर है कैसा उसका। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं सिविल सूट है कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठीक है। चलो 2 चीजें पार हो गई। तीसरी क्या है, प्लेस ऑफ सुइंग। अब ये देखना है कि इसकी टेरिटरी किसकी थी। अब मान लेते हैं ये लंदन में मुकदमा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो किसकी जुडिक्शन हो जाएगा, लंदन का। तो कहने का मतलब ये है एक ऐसी कोर्ट जो कि लंदन में स्थित है, जिसके पास धन संबंधी क्षेत्र का 10 लाख रुपए तक के मुकदमे सुनने का क्षेत्राधिकार है। और तीसरी चीज, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को सुनने की उसके पास विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार होना चाहिए। जुडिक्शन ओवर दी सब्जेक्ट मैटर है उसके पास, यस। उसके पास टेरिटोरियल जुडिक्शन है, यस है उसके पास। और तीसरा उसके पास पेक्यूनरी जुडिक्शन है, वो भी है। तब जाके कोई कोर्ट क्या बनती है, कॉम्पिटेंट बनती है कोर्ट किसी मामले को सुनने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी अगर देखें हम किसी कोर्ट की, किसी कोर्ट को हम ये कहें कि ये साहब ये सक्षम न्यायालय है या नहीं है किसी मामले में। एक मामले में सुनने के लिए कोई सक्षम न्यायालय कब होता है, ये 3 पैरामीटर होते हैं उसके पास, तब होता है। ये 3 तरह की पावर है उसके पास। पेक्यूनरी जुडिक्शन वाली पावर है, पावर ऑफ द पेक्यूनरी जुडिक्शन है, तो अब सब्जेक्ट मैटर की पावर है उसके पास। फिर आपकी प्लेस ऑफ सुइंग या टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात कर रहे हैं, इस तरह की अगर उसके पास पावर है तब वो क्या कहलाएगा, वो अपने आप में वो आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगा। तो पहला पैरामीटर तो उसमें कॉम्पिटेंसी का था। दूसरा क्या है, कॉम्पिटेंसी के अलावा देखिए बी वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। उसने मेरिट पे सुना हो केस को, ऐसा नहीं हो कि मेरिट पे ना सुना हो उसने, दोनों पक्षकारों को सुनने की उन्हें मौका दिया गया हो। तीसरी चीज क्या है, वेयर इट अपीयर ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन द इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को क्या कर रहा हो, इनकरेक्ट कर रहा हो, और द रिफ्यूजल ऑफ द रिकॉग्नाइज लॉ ऑफ द इंडिया, इंडिया के लॉ को वो मान रहा हो, रिकॉग्नाइज कर रहा हो, इन केस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल, जहां पर वो लॉ एप्लीकेबल कर रहा है।
चौथी चीज क्या है, वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस। ऐसे तो नहीं कि उस जजमेंट को आपने अवेल तो कर लिया, पा लिया, उसे फाउंड कर लिया, लेकिन वो कर कैसे लिया आपने, अपोज टू नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाकर, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ तो नहीं गए आप उस केस में। इसलिए और चौथी चीज क्या है, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड, फ्रॉड के जरिए तो नहीं लिया आपने। और लास्ट चीज क्या है, वेयर इट इज सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ऐसा तो नहीं कि वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट ने पास किया है किसी इंडियन लॉ के ब्रीच में तो नहीं दिया है। तो मैंने अभी इसमें एक डिटेल में एक ही टॉपिक पढ़ाया आपको। टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था आपका कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट। इसमें मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ ये पहला वाला ही डिस्कस किया है, वेयर हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुडिशरी। कॉम्पिटेंसी मैंने पढ़ाई है क्योंकि जितना टाइम प्रिस्क्राइब होता है यूट्यूब के लिए, जो हम पब्लिकली पढ़ाते हैं उससे उतना ही हम पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। बिकॉज अगर हमें ज़्यादा आपको क्लास देखनी है तो फिर आपको क्या करना होगा, हमारा पेड कोर्स लेना होगा। दूसरी चीज़, यही सेशन में कंटिन्यू कल करूँगा, जितना टाइम प्रिस्क्राइब है मेरे पास उतना ही मैं पर डे पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब के अलावा जो पेड कोर्सेज हैं यूट्यूब पर, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आज के सेशन को माजरत के साथ यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटे जैसी आकृति है बेल आइकन है उसको आप दबाकर उस पर ऑल पर क्लिक कर दें। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, अपने करीबी लोगों में तो शेयर करें, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके और अगर सेशन को अप्रिशिएट करें अपनी दुआओं के साथ। थैंक यू।